भारतीय संविधान में भाग 3 में जो मूलाधिकार दिए गए हैं, उन मूलाधिकारों की विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि विशेषताओं से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनकी विशेषताओं की बात हम लोग करेंगे। साथ में मूलाधिकार का इतिहास विश्व संदर्भ में और भारत के संदर्भ में की बात की जाएगी। और इसमें सबसे पहले जो बात हम लोग करें वो है मूलाधिकार, यानी यह शब्द जो है मूलाधिकार। मूलाधिकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल और अधिकार। मूल का मतलब है मौलिक, अधिकार आप जान ही रहे हैं। तो ऐसे मौलिक अधिकार जो मानव के चौमुखी विकास के लिए आवश्यक हैं, उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक है उसे मिलने ही मिलने चाहिए। वो अधिकार परम आवश्यक है कि उसके मानव के विकास के लिए, अन्यथा मानव न रहकर उसका जीवन पशुवत हो जाएगा। तो उन अधिकारों को हम मूलाधिकार कहते हैं। तो एक तो ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि मानव के विकास के लिए आवश्यक है, मानव के विकास के लिए आवश्यक है, मानवता के लिए आवश्यक है। दूसरा, इसका एक अर्थ ये लगाया जाता है कि चूंकि ये मूल विधि में वर्णित है, मूल विधि संविधान को कहा जाता है। मूल विधि अर्थात संविधान में ही इन अधिकारों को दिया गया है, इसलिए भी इसे मूलाधिकार कहा जाता है। मूलाधिकारों के इतिहास के संदर्भ में देखें तो प्राचीन काल में मूलाधिकार अलिखित रूप में होते थे। सबसे पहले लिखित रूप में इसकी चर्चा जब होती है तो उसमें 1215 के ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा का उल्लेख किया जाता है। मैग्ना कार्टा यानी महाधिकार पत्र। तो 1215 में सम्राट जॉन ने जो हस्ताक्षर किया था जिस मैग्ना कार्टा पर, उसमें इस मैग्ना कार्टा में सम्राट की कुछ शक्तियां सीमित हो गई थी। जो सम्राट की दैवी शक्तियां थीं, जो उसकी दैवी उत्पत्ति मानी जाती थी, उस पर कुछ अंकुश लगाया गया था। ये कहा गया कि सम्राट पर भी विधि का शासन लागू होगा, यानी विधि सम्राट पर भी वैसे ही लागू होगी जैसे अन्य लोगों पर लागू होगी। किसी को ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, किसी को इसी प्रकार से दंडित, मनमाने रूप से दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किसी विधि का उल्लंघन न करता हो और उस विधि में बताए गए दंड के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा। उससे अधिक उसे दंड नहीं दिए जाएंगे। यह बात इस मैग्ना कार्टा में कही गई थी। हालांकि यह मैग्ना कार्टा सामंतों के जो मैनर थे उनके दबाव में सम्राट ने माना था, क्योंकि उस समय ये माना जा रहा था कि सामंतों द्वारा विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस का जो क्षेत्र था उसमें नॉर्मैंडी, वहाँ ब्रिटेन उस समय पराजित हुआ था। तो सम्राट पे एक दबाव था। इस दबाव का लाभ सामंतों ने उठाया और उन लोगों ने मैग्ना कार्टा पर सम्राट से हस्ताक्षर कराए। दूसरा जो उल्लेख होता है वो होता है अमेरिकी क्रांति का। अमेरिकी क्रांति के दौरान भी मानव के जीवन, उसकी स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की बात की गई थी। यहाँ मानव के जीवन, संपत्ति और उसके जीवन संपत्ति की बात की गई थी और उसकी स्वतंत्रता की बात की गई थी। आगे चलकर अमेरिकी संविधान में, जो कि 1789 में अमेरिकी संविधान लागू हुआ, लेकिन उस समय यहाँ मूलाधिकार इस संविधान में नहीं थे। बाद में 10 संशोधन किए गए 1791 में। 10 संशोधन के तहत 1791 में अमेरिकी संविधान में मूलाधिकारों का उल्लेख किया गया। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 26 अगस्त 1789 को ही नागरिकों का अधिकार की घोषणा जारी की गई और इसमें विभिन्न प्रकार के अधिकारों की बात की गई, उनकी स्वतंत्रता की बात की गई, उनके गिरफ्तारी से निरोध की बात की गई। तो विभिन्न प्रकार के अधिकारों की बात यहाँ इस नागरिक अधिकार घोषणा में की गई थी। भारत में
स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही हमारे राष्ट्रीय नेताओं द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि की बात की जा रही थी। सबसे पहले 1815 में जो स्वराज विधेयक 1895 में स्वराज विधेयक जिसे माना जाता है कि तिलक द्वारा जारी किया गया था, तो उस 1895 के स्वराज विधेयक में मूलाधिकारों की बात मिलती है। 1895 स्वराज विधेयक में मूलाधिकारों की बात मिलती है। फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, उसे भारतीय नेताओं ने भी भारत में अपनाने की बात की। इसके बाद 1928 नेहरू रिपोर्ट में मूलाधिकारों की बात की गई थी, मूलाधिकार की बात की गई थी, जिसमें आज जो मूलाधिकार हमें मिले हैं उन मूलाधिकारों की बात वहाँ भी की गई थी, नेहरू रिपोर्ट में भी की गई थी। कांग्रेस के मंच से 1931 के कराची अधिवेशन में मूलाधिकारों की बात की गई थी। इसमें मूलाधिकारों संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। कराची अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से आधिकारिक रूप से 1931 के कराची अधिवेशन में मूलाधिकारों संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ था। इस अधिवेशन में आर्थिक प्रस्ताव भी पारित हुआ था, साथ में मूलाधिकारों संबंधी प्रस्ताव भी यहाँ पारित किया गया था। तो ये मूलाधिकारों के संदर्भ में कुछ इनका संक्षेप में इतिहास है। अब भारतीय संविधान में जो मूलाधिकार प्रदान किए गए हैं उनकी विशेषताएं। तो भारतीय संविधान में जो मूलाधिकार प्रदान किए गए हैं उनकी विशेषताओं की बात की जाए तो पहली विशेषता की अधित्याज्य नहीं है, त्याज्य नहीं है। यानी कोई भी नागरिक चाहे कि हम इन मूलाधिकारों को त्याग कर दें तो वो इन्हें त्याग नहीं सकता, जबकि अमेरिकी संविधान में ये अधिकार अधित्याज्य रूप में वर्णित है। वहाँ के नागरिक इन अधिकारों को त्याग सकते हैं, लेकिन भारतीय नागरिक चाहे भी कि इन अधिकारों को हम त्याग दें तो वो त्याग नहीं सकते। दरअसल जब संविधान सभा में अधिकारों को लेकर चर्चा हो रही थी, क्योंकि मूलाधिकार अल्पसंख्यकों के लिए एक जो समिति बनी थी जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, और मूलाधिकारों के लिए जो उप समिति बनी थी जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी कर रहे थे, तो वहाँ BN राव जो कि संविधान सभा के सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने कहा था कि अधिकारों के दो वर्ग हों। आर्थिक स्थिति को, भारतीय उस समय की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारों के दो वर्ग होने चाहिए। अधिकारों के दो वर्ग हों, एक न्यायोचित और दूसरे गैर न्यायोचित। यानी एक को न मिलने के संदर्भ में हम न्यायालय में जा सकें कि ये अधिकार हमें नहीं मिल रहा है, दूसरे वैसे अधिकार जो अगर नहीं सरकार राज्य नहीं देता है तो हम उसके लिए न्यायालय में न जा सकें कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है। जब राज्य सक्षम होगा उन अधिकारों को देने के लिए तब वो देगा। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जिन्हें हर हाल में राज्य को देना ही होगा अपने नागरिकों को या गैर नागरिकों को। तो न्यायोचित, यही न्यायोचित अधिकार मूलाधिकार कहलाए, यही न्यायोचित अधिकार मूलाधिकार कहलाए। और ये गैर न्यायोचित अधिकार इन्हीं को नीति निर्देशक तत्व के रूप में वर्णित किया गया। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के संदर्भ में ये माना गया कि राज्य की आर्थिक स्थिति जब तक अच्छी नहीं हो जाती तब तक वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं कर सकता। हालांकि नीति बनाते समय इन बातों का ध्यान रखने की बात कही गई। ठीक, तो राज्य ज्यों-ज्यों सक्षम होता गया नीति निर्देशक तत्वों को नागरिकों को उपलब्ध कराता गया। लेकिन ये जो न्यायोचित अधिकार जिन्हें मूलाधिकार कहा गया, इन्हें हर हाल में नागरिकों को देना होगा। तो ये मूलाधिकार क्या है? न्यायोचित है, यानी इनके उल्लंघन, इनके न मिलने पर हम न्यायालय में जा सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा भी था कि जो एक मूलाधिकार ही है, खुद में एक मूलाधिकार है, मूलाधिकारों का उपचार। दूसरा, ये न्यायोचित है। अनुच्छेद 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि हमारा खुद का मूलाधिकार है। और अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अगर हमारे मूलाधिकारों का हनन होता है तो
उसके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये हमारे मूलाधिकार न्यायोचित है। तीसरा, इसमें से कुछ सकारात्मक हैं और कुछ नकारात्मक, जिसमें राज्य को मना किया जा रहा है किसी कार्य को करने से, वो नकारात्मक है, और जिसमें राज्य को कहा जा रहा है कि आप ये करेंगे ही, वो सकारात्मक है। जैसे विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, यह सकारात्मक में आएगा। वैसे ही अनुच्छेद 15 की बात की जाए तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर राज्य किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा। तो वो राज्य को मना किया जा रहा है कि ऐसा नहीं करना है, तो वो जहां मना किया जा रहा है कि राज्य को मना किया जा रहा है कि ऐसा नहीं करना है, तो वो नकारात्मक श्रेणी के मूलाधिकार है। और जहां राज्य से कहा जा रहा है कि आप ऐसा करिए, तो वो सकारात्मक श्रेणी के मूलाधिकार है। तो मूलाधिकारों को इस संदर्भ में दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक सकारात्मक मूलाधिकार, एक नकारात्मक मूलाधिकार। फिर मूलाधिकारों में कुछ मूलाधिकार ऐसे हैं जो कि सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, जैसे 15, 16, 19, 29, 30। अनुच्छेद 15 में जो मूलाधिकार वर्णित है, अनुच्छेद 16 में जो वर्णित है, अनुच्छेद 19 में जो वर्णित है, अनुच्छेद 29 में जो वर्णित है, अनुच्छेद 30 में जो वर्णित है, ये जो मूलाधिकार हैं ये सिर्फ नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। 15 में जो कहा जा रहा है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। 16 में लोक नियोजन में अवसर की क्षमता की बात कही जा रही है, वहां भी कहा जा रहा है कि राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव, निवास के आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई विभेद नहीं करेगा। वैसे ही 19 में जो स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 19 में जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भारत में कहीं भी भ्रमण की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की जो स्वतंत्रता है, संगम, संघ, सहकारी समिति बनाने की जो स्वतंत्रता है, कहीं भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की जो स्वतंत्रता है, कारोबार करने की जो स्वतंत्रता है, वो सारी स्वतंत्रताएं सिर्फ नागरिकों को प्रदान की गई है। ये भारत में रह रहे गैर नागरिकों को प्रदान नहीं की गई है। वैसे 29 और 29 में जो बात कही गई है कि अल्पसंख्यक वर्ग के संरक्षण की जो बात कही गई है, जिसमें वो अपनी भाषा, लिपि और जो उनकी संस्कृति है उसका वो संरक्षण कर सकते हैं, ये भी सिर्फ नागरिकों को प्रदान किया गया है। और 30 जिसमें कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्गों, धर्म और भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपने इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। अन्य जो अधिकार हैं वो गैर नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। इनके अलावा जो जैसे 20 है, 21 है, 23 है, 24 है, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 24 में, इस तरह के जो अधिकार दिए गए हैं इन अनुच्छेदों में, वो नागरिकों को तो प्राप्त है ही, साथ में गैर नागरिकों को भी वो अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय इन अधिकारों को गारंटी देता है अनुच्छेद 32 के तहत। इसकी बात हम लोग देख ही लिए। अधिकांश जो अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। अधिकांश जो अधिकार हैं, पांचवी विशेषता हो जाएगी, अधिकांश जो अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए। अधिकांश राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए, राज्य के विरुद्ध, क्योंकि एक बार आप व्यक्ति से लड़ सकते हैं लेकिन राज्य से व्यक्ति नहीं लड़ सकता। व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि वो राज्य से लड़ सके। अगर राज्य मनमानी करने लगे तो व्यक्ति उससे नहीं लड़ सकता। तो ऐसे में उसके लिए संवैधानिक उपचार दिए गए हैं। तो अधिकांश जो मूलाधिकार है वो राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। कुछ नागरिकों के विरुद्ध भी प्रदान किए हैं, जैसे 15(1) राज्य के विरुद्ध, 15(2) नागरिकों के विरुद्ध। जैसे अस्पृश्यता का अंत की जो बात है वो नागरिकों के लिए कहा गया है कि अस्पृश्यता को नहीं माना जाएगा, ठीक, कोई नागरिक भी नहीं मानेगा। तो इस तरह से अधिकांश जो मूलाधिकार है, अधिकांश मूलाधिकार स्वयं लागू है या स्वयं लागू है।
लेकिन कुछ के लिए, लेकिन कुछ को लागू करने के लिए, कुछ को लागू करने के लिए, लागू करने के लिए संसद को विधि बनानी होती है। संसद को विधि बनानी होती है, विधि बनाना होगा। अधिकांश तो अपने आप लागू हैं, जैसे वाक्य अभिव्यक्ति के जो 19 के जो अधिकार हैं, या फिर 14 के जो अधिकार हैं, 15(1) के जो अधिकार हैं, 15(2) के जो अधिकार हैं, ये स्वमेव लागू है। इसमें किसी विधि, कोई विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसके किसी भी रूप को स्वीकार नहीं किया जाएगा, अगर कोई उसे अपनाता है, अस्पृश्यता करता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान होगा। अब जब दंड का प्रावधान होगा तो ये दंड का प्रावधान करेगा कौन? संसद विधि बना के दंड का प्रावधान करेगी, तो वहाँ संसद को विधि बनाना होगा। ठीक, तो अधिकांश जो है मूलाधिकार स्वमेव लागू हैं, लेकिन कुछ को लागू करने के लिए संसद को विधि बनानी होगी। अब कुछ मूलाधिकार जो हैं, जहाँ सैनिकों पर, सैनिक हो, अर्धसैनिक बल हो, जो इंटेलिजेंस से संबंधित लोग हैं, उन पे लागू नहीं होंगे। तो सैनिकों, सैन्य बलों पर लागू न हो, क्योंकि उनके अनुशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इसमें से कुछ अधिकारों को उनको न प्रदान किया जाए। तो ऐसे में संसद विधि बना के बताएगी कि कौन कौन अधिकार आपको नहीं प्रदान किए जाएंगे। ऐसे ही जहाँ सैन्य कानून लागू है, सैन्य विधि लागू है, वहाँ भी ये अधिकार निलंबित होंगे। साथ में आपातकाल, आपातकाल के समय इन मूलाधिकारों में, जो आपातकाल, जो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति जो था, जिसे सशस्त्र विद्रोह कहा गया। तो 3 जो प्रकार हैं इसमें, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो इसमें कहा गया कि अगर ये दोनों आधार पर आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 19 के जो मूलाधिकार हैं वो स्वयं निलंबित हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। आपातकाल के दौरान वो नागरिकों को नहीं प्राप्त होंगे। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू होता है तो वो अनुच्छेद 19 के जो मूलाधिकार हैं वो बने रहेंगे। अनुच्छेद 19 के अलावा अन्य जो मूलाधिकार हैं, इस संदर्भ में अनुच्छेद 19 के अलावा जो अन्य मूलाधिकार हैं, उसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी जो मूलाधिकार हैं उन्हें राष्ट्रपति आदेश जारी करके उन मूलाधिकारों को स्थगित कर सकते हैं। वो समाप्त नहीं होंगे, लेकिन राष्ट्रपति जो समय सीमा बताएंगे कि इस समय तक ये मूलाधिकार नहीं दिए जाएंगे, यानी उनके विरुद्ध आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो 20 और 21 के संदर्भ में 20 और 21 हमेशा जीवित रहेंगे। 20-21 को छोड़कर, 19 तो निलंबित हो ही गया है, 20-21 को छोड़कर अन्य मूलाधिकारों के संदर्भ में राष्ट्रपति आदेश जारी करके ये कह सकते हैं कि ये मूलाधिकार नहीं लागू होंगे। ठीक, इनके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। ठीक, उस संदर्भ में संसद कोई भी कानून नियम बनाती है तो उनको फिर आपातकाल समाप्त होने के बाद भी न्यायालय में उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता। उस संदर्भ में जो कार्रवाई हो चुकी है उन कार्रवाइयों को भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक, अब ये जो मूलाधिकार है ये असीमित नहीं है, असीमित नहीं है, यानी ये सीमित है, इनकी सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं। जैसे 19 में हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 19(1) का के जो अधिकार थे, वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर 19(2) में जो बात कही गई थी कि ये जो 19(1) का के जो अधिकार है, इन पर बंधन किन आधारों पर लगेगा? राष्ट्र की प्रभुता, अखंडता, संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी संबंध, न्यायालय अवमानना, व्यक्ति की अवमानना, सदाचार। इन आधारों पे उन मूलाधिकारों, उस मूलाधिकार पर बंधन लगाया जा सकता है। वैसे 19 के जितने भी मूलाधिकार 19 में दिए गए हैं, उन सब के आगे हम लोगों ने देखा था कि उस पर बंधन के आधार भी उनके आगे दिए गए हैं।
19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6) में। इसी प्रकार जो धर्म के धार्मिक अधिकार हैं उनमें भी कहा गया है कि लोक व्यवस्था सदाचार को ध्यान में रखा जाएगा, यानी स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था और सदाचार इन आधारों पे जो धार्मिक अधिकार दिए गए हैं उन पर भी बंधन लगाया जा सकता है, यानी ये अधिकार असीमित नहीं है, इन पर बंधन लगेगा। दरअसल ये मूल अधिकार है क्या? व्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ तक है? जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो ए की स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक बी की स्वतंत्रता में कोई बाधा न उत्पन्न हो। बी की भी उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी ए की है। तो ए की स्वतंत्रता या बी की स्वतंत्रता की सीमा ये है कि ए की स्वतंत्रता वहां तक है जहां तक बी की स्वतंत्रता में बाधा न उत्पन्न हो, या बी की स्वतंत्रता वहां तक है जहां तक ए की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न हो। तो जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति की स्वतंत्रता में संतुलन स्थापित करने का कार्य मूलाधिकारों द्वारा किया जाता है। इन पर बंधन जो भी लगाए जाते हैं वो सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकारों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए लगाया जाता है। तो ये मूलाधिकारों की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो थी।